हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाग 9 ऑस्ट्रिच से डको कैंप। एक छोटी सी बात भी बहुत सारे आनंद का कारण बन सकती है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिच से डको कैंप की ओर जाते समय हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम सभी के अंदर ये डर था कि हमें माउथासेन कैंप की ओर ले जाया जा रहा है। डेन्यूब के पास एक पुल के करीब पहुंचते ही हमारी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि उस पुल को पार करके ही माउथासेन में प्रवेश किया जाता था। जिन लोगों ने पहले कभी ऐसी कोई घटना न देखी हो, उनके लिए कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल होगा कि उस समय हमारे डिब्बे में क्या हुआ। जब कैदियों ने देखा कि हम पुल पार करने के बजाय डको ही जा रहे थे, तो हमारी खुशी के नाचने लगे। फिर जब हम 2 रातों और 3 दिन की यात्रा करने के बाद उस कैंप में पहुंचे, तो हमारे साथ क्या हुआ। यात्रा के दौरान हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम सभी अपने डिब्बे में ऊपर बैठ सकें। हम में से अधिकतर ने खड़े होकर ही अपना सफ़र पूरा किया, और जो बैठे भी थे उन्हें उस बदबूदार गीले फूस पर बैठकर काम चलाना पड़ा, जिसमें से मानव मूत्र की तीखी गंध आ रही थी। जब हम उस कैंप में पहुंचे तो हमें पुराने कैदियों से एक खास खबर मिली कि वह कैंप आकार में बहुत बड़ा नहीं था। उसमें 2500 कैदियों को रखने की जगह थी। वहाँ कैदियों को जान से मारने के लिए कोई ओवन, सौदागृह या गैस आदि नहीं थे। इसका मतलब था कि जो कैदी कमजोरी के कारण किसी भी तरह से काम करने के लायक नहीं रहेगा, उसे गैस चैम्बर में ले जाकर मारा नहीं जाएगा। उसे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक उसे ऑस्ट्रिच ले जाने के लिए कोई बीमारों का काफिला तैयार नहीं होता। इस हैरत अंगेज खुशखबरी को सुनकर हम सब खिल उठे। ऑस्ट्रिच में हमारी झोंपड़ी के मुखिया की इच्छा पूरी हो गई थी। हम सभी एक ऐसे कैंप में आ गए थे जहां ऑस्ट्रिच की तरह कैदियों को जलाकर राख करने वाली कोई चिमनी नहीं थी। अगले कुछ घंटों के दौरान हमारे साथ जो भी होने वाला था, उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए हम दिल खोल कर हंसे और चुटकुलों से मन बहलाते रहे। जब सभी नए बंदियों की गिनती की गई तो हम में से एक कैदी कम पाया गया। आखिरकार वह एक झोंपड़ी से में मिला जहाँ वह थकान के मारे बेसुध होकर सो गया। इसके कारण हमें वह सारा समय उस खोए हुए बंदी के मिलने तक बारिश और ठंडी हवा के बीच बिताना पड़ा। इसके बाद तो हमारी हाजिरी जैसे सजा देने वाली परेड में बदल गई। सारी रात और अगले दिन सुबह देर तक भी हमें अपनी लंबी यात्रा के बाद बारिश में भीगते हुए कड़कड़ाती सर्दी में खड़े होना पड़ा। इसके बावजूद हम सभी इस बात से बहुत खुश थे कि कैंप में कोई चिमनी नहीं थी और ऑस्ट्रिच वहाँ से बहुत दूरी पर था। दूसरे कैदियों से जलन। एक बार हमने अपने कार्यस्थल से बंदियों के दिल को निकलते देखा। तब हम सारे कष्टों को एक अलग ही रूप में देखते थे। हमें उन बंदियों को देखकर जलन का एहसास हुआ जो दिखने में व्यवस्थित और सुरक्षित लग रहे थे। उन्हें देखकर लगा कि वे बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। हमने गहरी उदासी के बीच सोचा, बेशक उन्हें नियमित तौर पर नहाने का अवसर मिलता होगा, उनके पास अपने दांतों व कपड़ों को साफ रखने के ब्रश होंगे, उनमें से हर एक के पास सोने के लिए एक अलग गद्दा होगा, और उन्हें मासिक रूप से आने वाली डाक के माध्यम से अपने रिश्तेदारों की खोज खबर मिलती होगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम वे इतना तो जानते ही होंगे कि उनके करीबी लोग जीवित भी हैं या नहीं। हम सब तो बहुत पहले ही सब खो चुके थे। हमें उन कैदियों को देखकर भी बहुत जलन होती थी जिनके पास कारखाने में काम करने का मौका था, या जो ऐसे कमरे में काम करते थे जिसके सिर पर छत होती। सबकी इच्छा यही थी कि काश उन्हें भी ऐसा अवसर मिल पाता। यहाँ तक कि कैंप के बाहर बनी टुकड़ियों में भी कुछ इकाइयाँ ऐसी थी जिन्हें दूसरों से बदतर माना जाता था। जिस बंदी को हर रोज 12 घंटों तक एक रेलवे मैदान के गहरे कीचड़ से भरे टबों को खाली करने के लिए तीखी चढ़ाई पर नहीं जाना पड़ता था, उससे किसी को भी जलन हो सकती थी। रोज होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं इसी काम के दौरान होती थी और वे अक्सर जानलेवा होती थी। दूसरे कार्य दलों में फोरमैन गुस्सों की स्थानीय परंपरा बनाए रखते। तब हम ये देखते कि क्या हमारी किस्मत में उनसे पूरी तरह से बचना लिखा है, या हमें उनके नीचे अस्थायी तौर पर काम करके इससे मुक्ति मिल जाएगी।
एक बार बदकिस्मती से मैं भी एक ऐसे ही दल में फंस गया था। 2 घंटों के बाद एक हवाई अलार्म ने हमारे लिए बाधा खड़ी की, जिस दौरान फोरमैन खास तौर पर मुझ पर ही काम कर रहा था। उस समय शायद मैं कैंप की ओर वापस आने वाली स्लेज गाड़ी में से एक पर सवार होकर वापस आ गया होता, जो वहां से मृतक या थकान से अधमरे हो चुके कैदियों को वापस लाती थी। अलार्म के कारण सभी बंदियों को एक स्थान पर एकत्र होना पड़ता था और उसी वजह से उस दिन मेरी जान बच सकी। कोई कल्पना तक नहीं कर सकता कि उन हालात में ऐसे सायरन से हमें कितना सुकून मिलता था। शायद किसी मुक्केबाज को भी आखिरी घंटे की आवाज़ सुनने पर इतनी खुशी नहीं मिलती होगी, जो आखिरी मिनट में ढेर होने के खतरे से बच गया हो। हम छोटी से छोटी दया के लिए भी एहसानमंद थे। अगर हमें बिस्तर पर जाने से पहले जुएं निकालने का मौका मिल जाता तो हमें खुशी होती। हालांकि अपने आप में कोई बहुत ही आनंददायक काम नहीं था, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें एक सर्द झोंपड़ी में नग्न होकर खड़ा होना पड़ता, जहाँ छत से जमी हुई बर्फ के लंबे टुकड़े लटकते रहते थे। यदि इस प्रक्रिया के दौरान छापे का कोई अलार्म बजने के कारण सारी बत्तियां बंद न होती तो भी हम भगवान का शुक्र अदा करते। अगर हम अपना काम सही तरह से पूरा न कर पाते तो हमें आधी रात तक जगा कर रखा जाता था। आनंद की नकारात्मक खुशी। कैंप जीवन के ये छोटे छोटे आनंद एक प्रकार की नकारात्मक खुशी देते थे। कष्ट से मुक्ति, जैसा कि शोपेनहावर ने कहा है, वह भी एक तरह के संबंधित रूप है। यहाँ तक कि छोटी असली सकारात्मक आनंदों की मात्रा भी गिनी चुनी थी। मुझे याद है, एक दिन मैंने आनंददायक क्षणों का एक चिट्ठा सा तैयार किया तो पता चला कि पिछले कई सप्ताहों के दौरान मुझे केवल 2 ही आनंददायक क्षण हासिल हो सके थे। एक क्षण तब आया था जब मुझे काम से लौट कर यह पता चला कि मुझे एक लंबे इंतजार के बाद एक कैदी रसोइयों के नीचे काम करने का मौका मिला। वह रसोइया अपने बड़े पतीलों के साथ खड़ा रहता और उसके सामने आने वाले बंदी अपने कटोरे उसके आगे करते जाते। वह एकमात्र ऐसा रसोइया था जो यह नहीं देखता था कि वह अपने चमचे से किस आदमी के कटोरे में सूप डाल रहा है। वह किसी के विपद की परवाह किए बिना सबको एक समान मात्रा में सूप परोसता। वह उन लोगों में से नहीं था जो अपने देश के लोगों या दोस्तों को देखकर उन्हें सूप में से आलू चुनकर दे दें, जबकि दूसरों को सिर्फ ऊपर ऊपर का पतला सूप दें। लेकिन मैं उन लोगों पर अपना फैसला थोपने वाला कौन होता, जो अपने लोगों को बाकी दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा अहमियत देते थे। ऐसे हालात में जहाँ जिंदगी या मौत का सवाल हो, वहाँ अपने दोस्तों का पक्ष लेने वाले व्यक्ति का कोई दोस्त कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने का हक नहीं है, जब तक वह पूरी ईमानदारी के साथ खुद से यह न कह पाए कि ऐसे हालात में वह खुद कभी ऐसा पक्षपात न करता। जब मैं अपने सामान्य जीवन में वापस लौट आया, उसके एक लंबे अरसे के बाद, यानी मेरे कैंप से रिहा होने के बहुत समय के बाद, किसी ने मुझे इलस्ट्रेटेड वीकली का एक पन्ना दिखाया जिसमें कैदियों की बाढ़ को उनकी झोंपड़ी में लेटा दिखाया गया। वे एक मेहमान को खाली नजरों से ताक रहे। क्या ऐसा भयानक नहीं दिखता? ऐसे भयंकर घूरने वाले चेहरे, ऐसा कितना भयभीत कर देने वाला है, उसने कहा। मैंने पूछा क्यों? ऐसा मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उस समय मैं कुछ समझा ही नहीं था। उसी क्षण में मैंने उस घटना को एक बार फिर से देखा। सुबह के 5 बजे थे। बाहर भी गहरा अंधकार था। मैं कच्ची झोंपड़ी के भीतर लकड़ी के एक तख्ते पर लेटा था, जहाँ मेरे जैसे 70 अन्य रोगियों की देखरेख की जा रही थी। हम बीमार थे और हमें काम के लिए कैंप से बाहर नहीं जाना था। हमें परेड के लिए भी नहीं जाना था। हम अपनी झोंपड़ी के छोटे से कोने में सारा दिन लेट सकते थे और उगते हुए रोज मिलने वाली डबल रोटी का इंतजार कर सकते थे। बेशक बीमारों को दी जाने वाली डबल रोटी की मात्रा घटा दी जाती थी और इसके साथ ही हमें अपने सूप का भी इंतजार रहता, और भी पतली व घटी हुई मात्रा। लेकिन हम इतने संतुष्ट थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी खुश थे। हम अपने शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ टक्कर बैठते थे
और इतने आलस से घिरे थे कि बिना किसी काम की उंगली तक नहीं हिलाना चाहते थे। उस समय रात की पाली से लौटने वाली टोली की तीखी सीटियां व चीख पुकार सुनाई दी। उन्हें हाजिरी देने के लिए बुलाया जा रहा था। तभी अचानक फटाक से दरवाजा खुला और बर्फ का तूफान भीतर घुस आया। एक बुरी तरह से पस्त बर्फ से ढका साथी झोंपड़ी में दाखिल हुआ और लड़खड़ाकर एक और बैठ गया, लेकिन सीनियर वार्डन ने उसे उसी समय बाहर भगा दिया। अगर किसी आदमी की जान चल रही हो तो उस समय किसी भी अजनबी के भीतर आने पर कड़ी पाबंदी थी। मुझे उस दिन उस आदमी के लिए बहुत खेद हुआ और साथ इस बात की खुशी भी हुई कि मैं उसके स्थान पर नहीं था। बीमार पड़ने और बीमारों के कमरे में उगने के बजाय अगर मुझे वहाँ यूं ही 2 दिन रहने का अवसर मिल जाता या उसके बाद के 2 दिन और मिल जाते तो सचमुच चैन आ जाता। जिस समय मैं पत्रिका में वे तस्वीरें देख रहा था, ये सब अचानक मेरे दिमाग में आया। जब मैंने अपनी बात समझाई तो श्रोता समझ गया कि मुझे वह तस्वीर इतनी भयानक क्यों नहीं लगी। उस तस्वीर में दिखाए गए लोग शायद इतने दुखी नहीं रहे होंगे।